हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वर्तनी, शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो आज उन्हीं पर आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिसाइड किया गया है कि हफ्ते में एक दिन आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस दी जाए। तो फ्राइडे के दिन अर्थात शुक्रवार, जो शुक्रवार का दिन है, उस दिन आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस दी जाएगी। और जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है, उस दिन आपको क्लास दी जाएगी। और जो शुक्रवार का दिन है, उस क्लास में आपको उस पर बेस क्या किया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे होंगे, जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो शुक्रवार का दिन है, उस दिन आपको क्लास में क्या किया जाएगा कि आपके साथ जो विभिन्न एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। इस क्लास में किस पर क्वेश्चन है, तो विलोम हो गया, वर्तनी शुद्ध हो गया, विशेष एवं विशेषण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्द पर क्या है कि क्वेश्चन आंसर है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो लगभग 60 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके साथ 60 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ क्लास स्टार्ट करिएगा। अगर आपने क्लास स्टार्ट की है तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अभ्यांतर का विलोम होता है। तो अभ्यांतर का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है बाह्य, ऑप्शन बी है अंदर का, ऑप्शन सी है मध्य और ऑप्शन डी है अभी अभी। तो अभ्यांतर का जो विलोम होता है, ऑप्शन ए बाह्य। तो इसकी व्याख्या देखें तो अभ्यांतर का अर्थ क्या होता है, आंतरिक या अंदर का। अभ्यांतर का क्या अर्थ होता है, आंतरिक या अंदर का, अर्थात भीतरी या आंतरिक स्थान। तो अंतर्वर्ती, अंतस्थता, अंतर्वर्ती, ये सब क्या है, किसके समानार्थी हैं, तो अभ्यांतर के समानार्थी हैं। ध्यान रखिएगा, अभ्यांतर शब्द क्या है, अशुद्ध लिखा गया है। अभ्यांतर शब्द कैसे लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको अभ्यांतर शब्द लिखा रहेगा। तो ये अभ्यांतर शब्द क्या है, शुद्ध है। और ये आभ्यांतर है। ध्यान रखिएगा, आभ्यांतर का विलोम क्या होता है, बाह्य होता है, लेकिन यह आभ्यांतर गलत है, शुद्ध में आप अभ्यांतर लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, बाह्य था। आभ्यांतर का तात्पर्य आपने जाना आंतरिक होता है, तो इसका जो विलोम होता है बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा, तो अर्थात प्रथम का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है गौड़, ऑप्शन सी है अंतिम और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष। तो प्रथम का जो विलोम होता है अंतिम, प्रथम का विलोम क्या होता है, अंतिम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक जो विपरार्थक शब्द है अंतिम होगा, और प्रधान का जो विपरार्थक क्या होता है, गौड़ होता है। ध्यान रखिएगा, प्रधान का जो विलोम होता है गौड़ होता है, और प्रत्यक्ष का जो विपरीत शब्द होता है अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया था। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है अथवा परोक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए परोक्ष का विलोम क्या है, तो प्रत्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी अंतिम था। तीसरा क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है, ऑप्शन ए है इति, ऑप्शन बी है इतिश्री, ऑप्शन सी है अथ और ऑप्शन डी है इत्यलम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इतिश्री। श्री गणेश शब्द का जो विलोम होता है इतिश्री होता है। इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या क्या है कि श्री गणेश का जो विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। ध्यान रखिएगा, अथ का विलोम क्या है, इति है, और इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ आपने क्या जाना, यहाँ आपने जाना जो अथ का विलोम क्या होता है, अथ का विलोम आपने जाना इति होता है,
और श्री गणेश का जो विलोम होता है इत श्री होता है। तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम है इत श्री है और अथ का विलोम क्या है, इति है। आगे बात करें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्घाटन का विलोम क्या है। उद्घाटन का विलोम ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो पहला ऑप्शन दिया है प्रसारण, दूसरा ऑप्शन क्या है गुप्त, और तीसरा ऑप्शन क्या है समापन, और ऑप्शन डी क्या है समर्पित। तो उद्घाटन शब्द का जो विलोम क्या है समापन है। आप किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो उसका अंत भी करते हैं, अर्थात उसका समापन भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उद्घाटन शब्द का विलोम क्या है, समापन है। ऑप्शन 5 की बात करें, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आधुनिक का विलोम है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है समीचीन, ऑप्शन बी है अर्वाचीन, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है समसामयिक। तो समसामयिक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक का विलोम क्या है, प्राचीन। कोई चीज़ आधुनिक है अर्थात मॉडर्न है, और जो प्राचीन है अर्थात एंशियंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर व्याख्या देखें तो आधुनिक का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है, और समीचीन का जो विलोम शब्द है असमीचीन अथवा अर्वाचीन, सॉरी समीचीन का जो विलोम क्या है असमीचीन है, और अर्वाचीन का जो विलोम क्या है प्राचीन है। ध्यान रखिएगा, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है, प्राचीन शब्द है। और समसामयिक का जो विलोम शब्द होता है असमायिकी होता है, असमसामयिकी। समसामयिक का विलोम शब्द क्या होता है, असमसामयिक, इसका विलोम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। तो अभी आपने जाना अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, प्राचीन का विलोम क्या होता है। अभी आपने जाना प्राचीन किसका विलोम है, तो प्राचीन जो है अर्वाचीन का विलोम है। प्राचीन किसका विलोम है, तो अर्वाचीन का विलोम। जो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आधुतन का विलोम। आधुतन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है सनातन, ऑप्शन बी है पुरातन, ऑप्शन सी है अवनत, ऑप्शन डी है अद्यतन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरातन। अधुनातन का विलोम क्या है, पुरातन है। अधुनातन का विलोम क्या है, पुरातन है। तो अधुनातन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो ध्यान रखिएगा, जो अद्यतन का विलोम क्या होता है, अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है। अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है, और अवनत का विलोम उन्नत होता है। अवनत का विलोम क्या होता है, उन्नत होता है। अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है, और आपने अधुनातन का विलोम क्या देखा, नूतन देखा अथवा पुरातन देखा। अधुनातन का विलोम आपने देखा क्या, अधुनातन का विलोम आपने पुरातन देखा। अधुनातन का तात्पर्य ही नूतन से होता है। ध्यान रखिएगा, अधुनातन या नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है। अवनत का विलोम उन्नत होता है, और अद्यतन का विलोम प्राचीनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 है। अभी आपने देखा नूतन का विलोम क्या होता है, तो नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है। कि नूतन का विलोम क्या है, पुरातन है। और प्राचीन का विलोम आपने क्या देखा, अर्वाचीन देखा। प्राचीन का विलोम आपने क्या देखा था, अर्वाचीन अभी देखा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गौरव का विपरार्थक शब्द होता है। गौरव का विपरार्थक शब्द क्या होता है, लाघव होता है। गौरव का विपरार्थक शब्द क्या है, लाघव है। ध्यान रखिएगा, गौरव का विपरार्थक शब्द लाघव होता है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वर्तनी शुद्ध। तो आइए फटाफट डिस्कस करें आपके साथ वर्तनी शुद्ध। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपके साथ 10 क्वेश्चन विलोम के डिस्कस किए गए, तो अब इसके बाद वर्तनी शुद्ध डिस्कस किया जाएगा। तो वर्तनी शुद्ध में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लब्ध प्रतिष्ठ। ध्यान रखिएगा, लब्ध प्रतिष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से लब्ध प्रतिष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध है। ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधित अशुद्धि है, वह शब्द है। अर्थात इसमें आपको अशुद्ध, इसमें अशुद्धियाँ हैं, उसको आपको हलंत संबंधित अशुद्धि है उसको बताना है। तो ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, ऑप्शन ए है। अगर बात करें कि इसके ऑप्शन की, तो अर्थात इसमें अशुद्ध क्या है, श्रीयुत। श्रीयुत शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधित अशुद्धि है, अर्थात शुद्ध जो इसका जो वर्तनी शुद्ध क्या होगी, श्रीयुत होती, क्या होगी, श्रीयुत। तो ध्यान रखिएगा इसमें वर्तनी क्या थी, हलंत संबंधित अशुद्धियाँ थी, तो श्रीयुत में हलंत नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा श्रीयुत में हलंत नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो पहला शब्द क्या है, कवयित्री, जबकि ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी क्या है, घनिष्ठ, घनिष्ठ, और ऑप्शन सी क्या है, चिन्ह, ए भी क्या है, गलत है। और ऑप्शन सी क्या है, ईर्ष्या, तो ए भी शब्द क्या है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा यह ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है, कवित्री आप जानते हैं, कवयित्री, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। और इस चिन्ह कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, हाँ में ही ना होता है वही चिन्ह क्या होता है, सही होता है। आपके साथ डिस्कस किया भी गया है, तो वही चिन्ह सही होता है जिसमें हाँ में ना हो। और घनिष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या कैसे लिखते हैं आप, ईर्ष्या ध्यान रखिएगा आप ईर्ष्या ऐसे लिखते हैं। तो ईर्ष्या कवित्री होता है, चिन्ह होता है, और ईर्ष्या होता है, यही शब्द क्या है, शुद्ध होते हैं। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो घनिष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध है, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द खोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि महत्व आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, जिसमें डबलता, अर्थात महत्व में डबलता रहता है, यही महत्व क्या होता है, सही होता है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी क्या है, किसका है, तो महत्व का अशुद्ध वर्तनी है। निस्संदेह ऐसे लिखा जाता है, निस्संकोच भी राइट है, और उज्ज्वल आप जानते हैं ये भी क्या है, राइट है। अर्थात इन सब का जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, इन सब की वर्तनी शुद्ध है, जबकि अशुद्ध क्या था, महत्व था। तो महत्व आप ध्यान रखिएगा, ऐसे महत्व लिखा जाता है। आपने यहाँ इस जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 से आपने देखा कि निस्संदेह और निस्संकोच और उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाता है, यही इसकी वर्तनी शुद्ध होती है। और महत्व की भी वर्तनी ये क्या है, ऐसे लिखा जाता है, जिसमें डबल ता होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पर ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी, अभी आपने देखा कि जो घनिष्ठ शब्द था, घनिष्ठ शब्द अभी आपने ऊपर देखा कैसे लिखा गया था, तो घनिष्ठ था ना कि घनिष्ठ, तो इसमें ठा का प्रयोग होता है ना कि टा का, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी भी राइट है। और ऑप्शन ए, तो दधीच ऐसे नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा, दधीच कैसे लिखा जाता है, इसमें देखिए कि घा का प्रयोग किया गया है। ये आपको सब जो अक्षर है उनको भी ध्यान देना है, इसमें घा का प्रयोग किया गया है, जबकि दधीच में धा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, दधीच धनुष वाला धा, तो वही दधीच, इसलिए इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। घनिष्ठ शब्द में घनिष्ठ टा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठा का प्रोनाउंसिएशन होता है घनिष्ठ। और दधीच में ध्यान रखिएगा दा का प्रयोग किया जाता है, दधीच, तो वही शब्द क्या है, शुद्ध है। और आप जानते हैं कि याज्ञवल्क्य शब्द क्या है, शुद्ध है। और निवृत्ति शब्द भी क्या है, शुद्ध है।
जो क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 की बात करें कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से आपको यहाँ शुद्ध शब्द बताना है। अब आप देखिए कि पूजनी, पूजनी शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होता है, पूजनी। पूजनी क्या होता है, शुद्ध होता है। अब बात करें तत्कालिक, तत्कालिक शब्द भी क्या है, गलत है, तात्कालिक होता है, ध्यान रखिएगा, तात्कालिक शब्द क्या है, शुद्ध है। अब बात करें प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द क्या है, शुद्ध है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी क्या कहता है कि पैतृक, जबकि पैतृक ऐसे लिखा ही नहीं जाता। आप जानते हैं कि पैतृक कैसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से आपने जाना 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट किया गया कि इसमें आपने जाना पूजनीय होता है, तात्कालिक होता है, प्रामाणिक होता है और पैतृक होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब आपको क्या ध्यान देना है, अशुद्ध वर्तनी देखनी है। तो पहले आप देख लीजिए किसकी शुद्ध है। तो आपने अभी देखा याज्ञवल्क्य होता है, इसमें या का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में होता है। आप देख लीजिए कि ऑप्शन एलिमिनेट हुआ कि ऑप्शन ए ही क्या है, अशुद्ध है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। अब आप यहाँ क्या सीखेंगे, आप यहाँ सीखेंगे कि ऑप्शन बी क्या है, सदृश, यह भी शुद्ध वर्तनी वाला है। हस्तक्षेप, अभी आप जल्दी जल्दी में हस्ताक्षेप बोलते हैं, वो हस्ताक्षेप क्या होता है, अशुद्ध होता है, जबकि हस्तक्षेप क्या होता है, शुद्ध होता है। गृहिणी शब्द, आप 3 शब्द वर्तनी शुद्ध वाला आपने देखा, सदृश भी की वर्तनी शुद्ध है, गृहिणी शब्द की वर्तनी शुद्ध है और हस्तक्षेप की वर्तनी शुद्ध है। और आपने याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शब्द को भी देखा कि यह जो याज्ञवल्क्य है इसकी वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, अर्थात ऐसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर क्या कह रहा है देखिए, तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब आपको यहाँ वर्तनी शुद्ध बताना है, तो पहले देख लीजिए वर्तनी शुद्ध है किसकी। अभी आपने देखा कि ऑप्शन सी जो दिख रहा है कवियत्री, अभी आप पहले आपके साथ डिस्कस किया गया, तो कवियत्री की ही वर्तनी शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, कवियत्री की जो वर्तनी है शुद्ध है। तो यहाँ जो नुपुर लिखा गया है, नुपुर ना होकर क्या होता है, नूपुर होता है। ध्यान रखिएगा, नूपुर होता है, नूपुर होता है। नुपुर की जो ऐसे ही लिखा जाता है तो नूपुर होता है, ध्यान रखिएगा। और स्मरण जो लिखा गया है, यह स्मरण ऐसे लिखा जाता है। परिस्थिति आप जानते हैं, परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। तो नुपुर हो गया, स्मरण हो गया, कवित्री हो गया और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द है, इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो बात करें पहला शब्द क्या है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो पहला शब्द ही गलत लिखा गया है, पहला शब्द गलत है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। और जो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है अनाधिकार, अनाधिकार, ए भी क्या है, गलत है, ए भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी क्या है, चिन्ह, अभी आपने देखा चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, जिसमें हाँ में ना हो वही क्या है, चिन्ह सही होता है। यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अनुकूल शब्द क्या लिखा गया है, तो शुद्ध लिखा गया है। अनुकूल शब्द क्या, शुद्ध लिखा गया, अर्थात इसकी वर्तनी शुद्ध है। अब आपको यहाँ क्या देखना है कि रचयिता कैसे लिखा जाता है, तो इसकी व्याख्या देखिए। तो रचयिता शब्द यहाँ देख लीजिए शुद्ध है, चिन्ह शब्द शुद्ध है, अनाधिकार ना होकर क्या होता है, अनधिकार। ध्यान रखिएगा, अनधिकार क्या होता है, शुद्ध होता है। जो लास्ट क्वेश्चन वर्तनी शुद्ध का है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अधीन शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो क्या होता है, अधीन होता है, क्या होता है, अधीन होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। तो ध्यान रखिएगा, अधीन होता है ना कि अधीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे आप अनेक शब्दों के एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। क्या कह रहा है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही क्या कहलाता है, प्रत्युक्त कहलाता है, प्रत्युक्त कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। तो ध्यान रखिएगा, इस जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही क्या कहलाता है, प्रत्युक्त कहलाता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो आप ध्यान रखिए, उसमें जो 3 शब्द दिए हैं आपको देखना है। तो किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए एक शब्द क्या है, विवृत है। तो विवृत शब्द क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए एक शब्द क्या है, विवृत है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर कहलाता है। तो प्रत्युत्तर क्या है कि उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर कहलाता है। और प्रत्युच्चारण क्या है, प्रत्युच्चार क्या है कि पुनः उच्चारण करने के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, प्रत्युच्चार कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान रखिएगा। ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं इन ऑप्शनों को भी आपको सीखना है। क्वेश्चन के साथ साथ इसका मतलब नहीं कि आपने आंसर दे दिया। अब इसका जैसे आंसर क्या था, ऑप्शन ए था, आपने ऑप्शन ए दे दिया, लेकिन आपको 3 ऑप्शन भी देखने हैं। आखिर विपरीत होता क्या है, प्रत्युत्तर क्या होता है और प्रत्युच्चार क्या होता है। आपने यहाँ देखा उत्तर पर उत्तर देना, अर्थात उत्तर बताने पर उत्तर देना तो प्रत्युत्तर होता है। और आपने क्या जाना कि पुनः उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है, प्रत्युच्चार कहलाता है। और विपरीत शब्द का आपने मतलब क्या जाना कि लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना। तो कोई लिखी हुई बात हो, अपनी बुद्धि से उसको आप लगाना, जो प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, उसी को विपरीत कहा जाता है। और उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है, प्रत्युत्तर कहलाता है। पुनः उच्चारण करने के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्युच्चार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर देकर खंडन करना। अभी आपने जाना उत्तर देकर खंडन करना क्या कहलाता है, प्रत्युक्त कहलाता है। अभी आपने यहाँ यही क्वेश्चन कहा, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो प्रत्युक्त कहलाता है। वही कहा गया कि उत्तर देकर खंडन करना क्या कहलाता है, प्रत्युक्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अज का अर्थ नहीं है। यहाँ आपको अज का अर्थ नहीं है बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मोती क्या होता है, अज का अर्थ नहीं होता है। तो अर्थात आज अब जान ले कि अज का अर्थ होता क्या है। जिसका जन्म हो उसे अज कहा जाता है। दशरथ के पिता अज, ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है, अज इसका अर्थ होता है। इसकी अगर व्याख्या देखें, अज के अर्थ में जिसका जन्म हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब क्या है, किसका, इसका अज का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आसूर्य पश्चा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अब अगर बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसकी व्याख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें शास्त्रार्थ, शास्त्राज्ञ जो इसे कहते हैं, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे ही शास्त्राज्ञ कहते हैं। और जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या क्या शब्द आया है। एक शब्द आया था विदुषी और दूसरा आया था जो शास्त्राज्ञ आया था। तो जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे ही शास्त्राज्ञ कहा जाता है। और जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे ही विदुषी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विदुषी क्या है, विदुषी शब्द का तात्पर्य कि जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे विदुषी कहा जाता है। और जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्राज्ञ कहा जाता है। और आपने क्या जाना कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया, आसूर्यम पश्चा।
तो आसूर्यम पश्या क्या है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। तो आसूर्य पश्चा, अभी आपने देखा आसूर्य पश्चा क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री आसूर्य पश्चा। और ये क्या था, आपने इसको क्या देखा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या है, आसूर्य पश्चा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अज्ञ का क्या अर्थ होता है। अज्ञ आप जानते हैं, अज्ञ का विलोम आप ध्यान रखिए, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। तो ध्यान रखिए, विज्ञ का तात्पर्य बुद्धिमान होता है, पंडित होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए अज्ञ का तात्पर्य अब क्या हो सकता है, तो जो कुछ भी नहीं जानता वही क्या होता है, अज्ञ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कुछ भी नहीं जानता वह क्या कहलाता है, अज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो क्या है, सर्वज्ञ कहलाता है। ध्यान रखिए, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। और जो बहुत थोड़ा जानता हो वही क्या है, अल्पज्ञ है। जो कुछ नहीं जानता वह अज्ञ है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है, जो बहुत थोड़ा जानता हो वो क्या है, अल्पज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, आप जानते हैं कि क्या कहलाता है, आसु कवि कहलाता है। जो कवि तत्काल कविता करे वही आसु कवि कहलाता है। और महाकवि क्या है, महान या सर्वश्रेष्ठ कवि क्या कहलाता है, महाकवि कहलाता है। आपने जाना आसु कवि क्या है, वह कवि जो तत्काल कविता करे वही क्या कहलाता है, आसु कवि। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है, आप जानते हैं कि उसे अप्रत्याशित प्रत्याशित कहा जाता है। अर्थात जिसकी आशा ना की गई हो वही क्या है, अप्रत्याशित है। क्योंकि आप देखोगे जब चुनाव होता है तो उसमें अप्रत्याशित लोग, जैसे उनका आशा नहीं होता कि ये जीत जाएंगे, कि वह व्यक्ति जीत जाएगा, तो अप्रत्याशित तो वही है कि जिसकी आशा न की गई हो वही क्या कहलाता है, अप्रत्याशित कहलाता है। आशातीत की बात करें, जो आशा से परे हो, ध्यान रखिएगा, जो आशा से परे हो वही आशातीत कहलाता है। आशा से परे क्या कहलाता है, आशातीत कहलाता है। और आशा से बधा हुआ क्या कहलाता है, आशान्वित कहलाता है। आशा से बधा हुआ आशान्वित कहलाता है। और प्रत्याशा क्या होती है, आशा के लिए, की गई आशा के लिए एक शब्द क्या होता है, प्रत्याशा होता है। जो की गई आशा होती है क्या कहलाती है, प्रत्याशा कहलाती है। की गई आशा प्रत्याशा। आशान्वित क्या है, आशा से बधा हुआ आशान्वित होता है। अप्रत्याशित क्या होता है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। और आशातीत क्या है, आशा से जो परे हो वही क्या है, आशातीत है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि जिसकी आशा ना की गई हो, अभी आपने जाना जिसकी आशा नहीं की गई है वही क्या है, अप्रत्याशित है। जिसकी आशा नहीं की गई है वही क्या कहलाता है, अप्रत्याशित। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्निमेष। निर्निमेष क्या है कि बिना पलक झपकाए उसे ही निर्निमेष कहा जाता है। तो इस शब्द का राइट आंसर, इस वाक्यांश का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, निर्निमेष। ध्यान रखिएगा, बिना पलक झपकाए उसे ही निर्निमेष कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तद्भव एवं तत्सम। ध्यान रखिएगा, तद्भव तत्सम अब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तद्भव तत्सम, पहला क्वेश्चन है तद्भव तत्सम में, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। आपको यहाँ तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, पत्र और पढ़ दोनों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। पत्र और पढ़ क्या होते हैं, दोनों तत्सम शब्द होते हैं। जबकि जो इसका तद्भव क्या होता है, पत्ता होता है। इसका तद्भव क्या होता है, पत्ता होता है। चक्र शब्द क्या है, चक्र ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है। और चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक होता है। यहाँ आपको बताना था तत्सम
तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था कि ऑप्शन ए क्या था, राइट है। ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द संस्कृत रूप और तद्भव शब्द क्या होता है, हिंदी रूप। सबसे पहले यहाँ तत्सम दिया गया है, उसके बाद तद्भव है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर ही आंसर दीजिएगा। तो इसमें छत्र शब्द ध्यान रखिए, छत्र शब्द क्या है, तत्सम है, और छत क्या है, इसका तद्भव है। और छत हो सकता है अर्थात अथवा छाता भी हो सकता है। अब बात करें चैत्र। चैत्र जानते हैं आप, ये नाम होता है क्या, मासिक जो होते माह का नाम होता है। तो चैत्र शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका जो तत्सम क्या होता है, चैत्र होता है। चक्र, चक्र शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि चक्का क्या है, ध्यान रखिएगा, तद्भव है। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबी अर्थात क्लास बड़ी लंबी होगी, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। इसमें ऐसा नहीं कि तुरंत क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उनसे भी आपको कुछ सीखना है, इसलिए थोड़ा धीरे अर्थात उनको डिस्क्राइब करते हुए चला जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं कि बस उसका आंसर ले लेना है, आपको उस चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है। अर्थात जब आपको आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा कि इन चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। आगे बढ़े, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आदर्शिका। आदर्शिका शब्द का तद्भव शब्द है, अर्थात इसका एक क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, आरसी। आरसी शब्द क्या है, इसका तद्भव है किसका, आदर्शिका का। आदर्शिका शब्द का तद्भव है आरसी। अब बात करें जो अदरक है, आप अदरक जानते हैं, अदरक शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, आद्रक होता है। अदरक शब्द का तत्सम रूप क्या है, आद्रक है। और आँच का जो तत्सम रूप क्या होता है, अर्ची होता है। ध्यान रखिएगा, आँच शब्द का तत्सम रूप क्या है, अर्ची है। अदरक शब्द का तत्सम रूप आद्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देखा ऑप्शन डी आरसी था। किसका, आदर्शिका शब्द का तद्भव रूप क्या था, आरसी था। अर्थात आदर्शिका शब्द क्या है, तत्सम है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द पूछ रहा है अर्थात संस्कृत रूप पूछ रहा है। तो आपने देखा ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी हाथ, और ऑप्शन सी आम, और ऑप्शन डी काठ। कल आपके साथ डिस्कस किया गया था, ध्यान रखिएगा, काष्ठ लिखा गया है। तो काष्ठ शब्द आपने लकड़ी से ध्याना था, और इस यही शब्द क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, काठ होता है। ध्यान रखिएगा, इसका तद्भव क्या होता है, काठ होता है। हाथ शब्द सुनने में क्या है, अर्थात यह क्या है, हिंदी रूप है, तद्भव है। आम, दूध भी क्या है, तद्भव है, और आम भी क्या है, तद्भव है। जबकि इसका जो काठ का तत्सम रूप क्या काठ का तद्भव रूप क्या होता है, काठ होता है। अगर हम बात करें दूध का जो तत्सम रूप क्या होता है, दुग्ध होता है। और हाथ का तत्सम रूप क्या जानते हैं, हस्त आप जानते हैं। हाथ का जो तत्सम रूप क्या होता है, हस्त होता है। और अगर बात करें आम का तत्सम रूप क्या होता है, आम्र होता है। आम का तत्सम रूप क्या होता है, आम्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म, अर्थात पहले तत्सम है उसके बाद तद्भव है। ध्यान रखिएगा, पहले तत्सम उसके बाद तद्भव। पहला शब्द क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना था, अर्थात अवस्याय का जो तत्सम रूप क्या होगा, ओस होगा। इसका जो अवस्याय का जो तद्भव रूप क्या होगा, ओस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो नक्षत्र शब्द ध्यान रखिएगा, इसमें नक्षत्र में क्या है, इस छा का ये क्या है, उच्चारण गलत है। अर्थात जो कंठ और मूर्धन्य से बोला जाता है वह छा का प्रयोग नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, नक्षत्र का नखत होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें अक्षर का भी मिस्टेक है, अर्थात अक्षर का शब्द का भी क्या है, इसमें अशुद्धियाँ हैं। तो नक्षत्र शब्द ऐसे लिखा जाता है। तो नक्षत्र शब्द का जो तद्भव क्या होता है, नखत होता है। और पक्वान शब्द का जो
तद्भव होता है पकवान होता है। ध्यान रखिएगा, पकवान शब्द क्या है, हिंदी रूप है और इसका तत्सम क्या है, पक्वान है। अब बात करें जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, गृद्ध। गृद्ध शब्द का जो तद्भव क्या होता है, गीध होता है। गीध आप सुने होंगे, तो गीध शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, गृद्ध होता है। आप इस क्वेश्चन से क्या आपने सीखा, आपने यहाँ सीखा कि नक्षत्र, नक्षत्र में कौन सा शब्द, कौन सा छा प्रयोग किया जाएगा, जिसका आप कंठ और मूर्धन से प्रयोग करते हैं, वह उसका प्रयोग नक्षत्र में। नक्षत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, नखत होता है। और आपने जाना पक्वान शब्द कैसा है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, पकवान होता है। और क्या है, आपने जाना कि गृद्ध शब्द का जो तद्भव रूप क्या होता है, गीध होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चा शब्द का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप जानते हैं वत्स। हे वत्स, ऐसे आप कहते सुने होंगे जब आप जो पहले रामायण अगर आपने देखा होगा कि वहाँ वत्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अर्थात हे बच्चा अर्थात वत्स। तो वत्स शब्द कैसा है, तत्सम रूप है, किसका, बच्चा का तत्सम रूप क्या होता है, वत्स होता है। क्वेश्चन 6 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अर्थात हिंदी रूप बताना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अग्नि है, दूसरा पुष्प है और सी क्या है, सलाका है और डी क्या है, 14 है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं कि 14 शब्द क्या है, हिंदी रूप है अर्थात तद्भव है, और जबकि अग्नि, पुष्प और सलाका क्या है, एक तत्सम रूप है। अब अगर बात करें कि इसका 14 का जो तत्सम रूप क्या होता है, चतुर्दश होता है। चतुर्दश क्या होता है, संस्कृत में 14 को कहा जाता है। अगर बात करें कि जो अग्नि, अग्नि आप जानते हैं आग है, और पुष्प का जो तद्भव रूप होता है फूल होता है, और सलाका का जो तद्भव रूप क्या होता है, सलाई होता है। ध्यान रखिएगा, सलाई किसका तद्भव रूप है, तो सलाका का तद्भव रूप क्या होता है, सलाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, अर्थात तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत रूप किसका बताना है, घोड़ा का बताना है। तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, अश्व है, घोटक है, बाजी है, तुरंग है। आप जानते हैं कि ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो घोड़ा का ही पर्यायवाची है, लेकिन आपको इसमें क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। तो इसका तत्सम शब्द क्या है, घोटक शब्द क्या है, इसका तत्सम शब्द है। घोड़ा क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, घोटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ध्यान रखिएगा, अश्व, घोड़ा, घोटक, हाय, तुरंग, बाजी, ये सब घोड़ा के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें आपको तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत रूप बताना था। तो घोटक क्या है, संस्कृत रूप है अर्थात तत्सम है किसका, घोड़ा का। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप, फिर से क्वेश्चन, तो घोड़ा शब्द का तत्सम रूप आपने देखा कि घोटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब और आपने जाना कि अश्व जो है किसका पर्यायवाची है, तो घोड़ा का ही पर्यायवाची है, लेकिन ये क्या है, हिंदी रूप है अर्थात तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, गोधूम का तत्सम शब्द है, गोधूम आप जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। गोधूम शब्द तद्भव, जो गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, गेहूं होता है, अर्थात गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है, गोधूम होता है। और जो ऑप्शन ए है, गोत, गोत शब्द का तत्सम रूप, ध्यान रखिएगा, गोत शब्द, गोत, गोद, गो का तत्सम रूप क्या होता है, गोत्र होता है। इसका गोत्र क्या होता है, तत्सम रूप होता है। और गोद का जो तत्सम रूप क्या होता है, ग्रोड होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, ग्रोड होता है। और गोह का तत्सम रूप गोधा होता है। तो आपने इस क्वेश्चन की से क्या जाना, गोत शब्द का तत्सम रूप गोत्र होता है, गोद शब्द का तत्सम रूप ग्रोड होता है, और गोह शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, गोधा होता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तद्भव तत्सम में, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसमें आपको तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत रूप बताना है। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है पंक्ति। ध्यान रखिएगा, पंक्ति शब्द कैसा है, तत्सम रूप है अर्थात संस्कृत रूप है, जबकि पंख, पंगत और 15 ये सब कैसे हैं, तो ये सब हिंदी रूप है, तद्भव है। आपने इस क्वेश्चन से क्या जाना कि जो पंक्ति होती है, आप पंक्ति में बैठते हैं,
आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं पंक्ति वाले, वही पंक्ति शब्द क्या है, तत्सम रूप है। ध्यान रखिएगा, पंक्ति शब्द क्या है, तत्सम है, जबकि पंख हो गया, पंगत हो गया और 15 क्या है, एक तद्भव रूप है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान रखिएगा विशेष एवं विशेषण है। आइए विशेष एवं विशेषण डिस्कस करें। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है पर्यायवाची शब्द, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस रखिएगा और आप इस क्लास से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। अगर आपने वीडियो शुरू किया है देखना तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कुछ इसका सल्यूशन मिल पाएगा। कि आइए फिर से स्टार्ट करें विशेष एवं विशेषण शब्द। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, विशेष एवं विशेषण, इस पर क्वेश्चन बेस करते हैं। क्वेश्चन जो बेस है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण कहलाता है। ध्यान रखिए, अपने दिमाग में करिए कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अगर व्याख्या देखें तो इस जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो कि क्रिया विशेषण है, यही क्या है, क्रिया विशेषण है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो यह पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात यह विशेषण भी है और विशेष भी है। अर्थात विशेषण और विशेष दोनों का ही कार्य करता है पांडु शब्द। ध्यान रखिए, आपने यहाँ सीख लिया कि पांडु शब्द कैसा है, विशेषण और विशेष, अर्थात यह संज्ञा का भी काम करता है और विशेषता बताता है। पांडु पीला रंग हेतु, अर्थात पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। तो पांडु पीला रंग के लिए भी होता है और पांडु शब्द किसी का नाम भी हो सकता है, इसलिए यह शब्द क्या है, विशेष एवं विशेषण दोनों है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 3 की बात करें तो कोई आदमी आया है, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। इसमें आपको प्रयुक्त विशेषण बताना है। विशेषण आपने पढ़ा होगा, तो वही विशेषण, क्योंकि कोई निश्चित थोड़ी है। इसमें कोई शब्द कैसा है, निश्चित नहीं है कि 10 आदमी आए हैं, कि 5 आदमी आए हैं, कि 6 आदमी आए हैं, निश्चित थोड़ी है, कोई आदमी आया है, अर्थात यह अनिश्चित अनिश्चयवाचक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 100 गुना लंबा में विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी है क्रमवाचक, ऑप्शन सी है आवृतवाचक और ऑप्शन डी है संपूर्णतावाचक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवृतवाचक। 100 गुना, ध्यान रखिएगा, जो 100 गुना है इसमें आवृत हो रही है, अर्थात दोहराया जा रहा है। तो विशेषण युक्त जो 100 गुना लंबा क्या है, विशेषण है कौन सा, आवृतवाचक। आप जानते हैं कि जो विशेषण के भेद होते हैं, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृतवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। ये सब किसके भेद हैं, तो विशेषण के भेद हैं। एक बार रिपीट करिए फिर से, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। अब बात करें अगर गणना की, गणना आप कैसे करते हैं, गणना 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, तो गणनावाचक यही हो गया, ये गणनावाचक है। अब क्रमवाचक, क्रम आप कैसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यही क्रम से लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, ये सब क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। अब आवृत की बात करें, आवृत कैसे, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना और 100 गुना, ये सब इसमें आवृत हो रही है। तो ये सब कैसे विशेषण है, तो आवृतवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दोनों तीनों, अब दोनों हो रहे हैं तो 2 हैं, ये समुदाय का है, तीनों हैं इसमें भी समुदाय, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, समुदाय कहा जाता है। तो दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, छठों, ये सब क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। और प्रत्येक वादक, जो प्रत्येक बोधक विशेषण है, अर्थात प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये सब क्या है, प्रत्येक बोधक विशेषण है। ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ जो विशेषण के भेद को रिवीजन कर लिया, तो विशेषण का भेद, विशेषण के भेद एक बार रिपीट करिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5,
प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, अर्थात 10वां शब्द है। अभी आपने बताया, अभी आपको बताया गया कि 10वां। अभी जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्रमवाचक। क्रम आप कैसे लगाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अर्थात यह क्रम से, क्रम कैसे आप स्टार्ट करते हैं? पहला दूसरा से ही स्टार्ट करते हैं। तो यही क्या है? 10वां शब्द कैसा है? तो क्रमवाचक विशेषण है। गणना आप कैसे करते हैं? गणना आप पहले दूसरे से करते हैं, और क्रम आप कैसे, गणना आप 1 2 3 करके करते हैं। ध्यान रखिएगा, गणना और क्रम में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा। तो गणना आप 1 2 3 4 करते हैं, गणना होती है, और क्रम में आप पहला दूसरा करते हैं। आवृत्ति में आप कैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना करते हैं। और समुदाय में आप कैसे, इसका जो एग्जाम्पल होता है समुदाय में कैसे, समुदाय में आप दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, छठों, 10ओं, ये सब होता है क्या? समुदाय वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, अर्थात जो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होता है? खिलाड़ी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर बात करें दया, जो दयालु शब्द है, यह शब्द विशेषण है, अर्थात बना विशेषण आपसे पूछा गया। तो दयालु शब्द किससे बना है? तो दया से दयालु बना है, कृपा से कृपालु बना है, और धर्म से धार्मिक बना है। दया, कृपा, धर्म, ये सब क्या है? विशेष हैं, अर्थात संज्ञा है, और इसका विशेषण दयालु, कृपा, धार्मिक है। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या जाना? आपने जाना कि खेलना शब्द से खिलाड़ी होता है, और दया से दयालु, कृपा से कृपालु, और धर्म से धार्मिक। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, अर्थात इसमें से एक शब्द जो है वह विशेषण नहीं है और सभी विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अर्थात आचार शब्द क्या है? विशेषण नहीं है, और शब्द क्या है? विशेषण है। तो अकूत, अकर्ण, अचंड, ये सब क्या है? विशेषण है। किसके? अर्थात ये सब विशेषण है, जबकि आचार विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। काला क्या है? इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधेय विशेषण है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ जो विशेषण का प्रकार बताया गया था, एक किसके? तो संख्यावाचक विशेषण के भेद थे। ध्यान रखिएगा इस बात को आप, क्योंकि इस संख्यावाचक विशेषण के भेद, जो संख्यावाचक होता है वह विशेषण का भेद होता है, और संख्यावाचक के विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक होता है। यहाँ इस कन्फ्यूजन को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको क्लियर कर दिया गया कि यह संख्यावाचक का विशेषण है, संख्यावाचक का भेद है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का राइट आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, विधेय विशेषण था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, अर्थात यहाँ आपको अशुद्ध विशेषण बताना है। इसमें आपको अशुद्ध विशेषण बताना है। तो ऑप्शन क्या है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, और सुंदर लड़के, और सुंदर लड़का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, क्योंकि यह सुंदरी लड़की ना होकर क्या होता है? सुंदर लड़की होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो विशेषण में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष कहेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहेंगे। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहा जाएगा? विशेष। अर्थात जैसे कि आप, यह लड़का क्या है? सुंदर है। लड़का सुंदर है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि यह लड़का सुंदर है। लड़का क्या है? लड़का सुंदर है, तो सुंदर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? लड़के के लिए, अर्थात इसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यही तो संज्ञा है, अर्थात विशेष है। ध्यान रखिएगा, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष अर्थात संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो आइए आप फटाफट पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें।
जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो आइए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अरण्य शब्द किसका है, तो अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल से होता है, अर्थात यह जंगल का पर्यायवाची है। अर्थात आइए देखें जंगल का पर्यायवाची। तो जंगल हो गया, कांतार हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, वन हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो अरण्य के पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। आपने जाना कांतार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो अरण्य अर्थात जंगल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है, आप देवता जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विबुध है। ऑप्शन बी किसका पर्यायवाची है, विबुध शब्द देवता का पर्यायवाची होता है। विबुध शब्द किसका पर्यायवाची होता है, तो देवता का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। उपयुक्त में से सभी क्या है, खिड़की के पर्यायवाची हैं। तो क्या है, इस क्वेश्चन से आपने क्या जाना कि वातायन, बारी और दरीचा, दरीचा और बारी और वातायन क्या है, किसका पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची होता है। क्या क्या होता है, बारी होता है, दरीचा होता है, वातायन भी किसका पर्यायवाची है, तो खिड़की का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ आपका व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना इसमें नहीं है, पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, अंतरिक्ष, ऑप्शन बी क्या है, अंबर, ऑप्शन सी क्या है, पीयूष, ऑप्शन डी क्या है, नभ। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष, अंबर और नभ किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची है। जबकि पीयूष किसका पर्यायवाची होता है, पीयूष आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, सुधा का पर्यायवाची होता है, अमी का पर्यायवाची होता है और अमी का पर्यायवाची होता है क्या, पीयूष। जबकि व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो आकाश के पर्यायवाची हैं। एक बार आकाश का पर्यायवाची रिपीट कर लीजिए हमारे साथ। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धव और क्या, पुष्कर क्या हो, किसके पर्यायवाची होते हैं, तो आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चोर का पर्यायवाची शब्द है। आपने अभी पिछली लगभग एक क्लास के पहले आपने क्लास में देखा था चोर का पर्यायवाची। तो चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको ध्यान होगा, खनक। खनक शब्द क्या है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो खनक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची है। आइए एक बार रिपीट कर ले। चोर का पर्यायवाची, चोर का पर्यायवाची खनक होता है, कुंभिल होता है, रजनीचर, मूषक, दस्यु और तस्कर। ध्यान रखिएगा तस्कर भी किसका पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची है। दस्यु शब्द भी पर्यायवाची किसका है, तो चोर का पर्यायवाची है। आपने जाना तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु किसका पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची है। ध्यान रखिए जो धूसर शब्द है, धूसर आप गधा का पर्यायवाची जानते हैं, थलचर आप पृथ्वी का पर्यायवाची जानते हैं और उदक शब्द जल का पर्यायवाची होता है। उदक किसका पर्यायवाची, जल का हो गया, धूसर गधा का और थलचर किसका पर्यायवाची, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, बिजली का पर्याय क्या है। बिजली आप जानते हैं दामिनी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आइए बिजली का पर्यायवाची एक बार रिपीट किया जाए। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा बिजली का पर्यायवाची। तो बिजली का पर्यायवाची विद्युत हो गया, बिजली हो गया, बीजुरी, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा, गर्घा, गनवल्ली, कौंधा और क्या होता है, अश्नि। अश्नि भी होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो बिजली के पर्यायवाची हैं। आप ध्यान रखिएगा तनिया किसका पर्यायवाची है, तो पुत्री का पर्यायवाची तनिया होता है। रमणी नारी का पर्यायवाची होता है और सरवरी किसका पर्यायवाची होता है, तो रात्रि का पर्यायवाची होता है। इस क्वेश्चन से आपने जाना सरवरी रात्रि का पर्यायवाची, तनिया पुत्री का पर्यायवाची, रमणी जो होता है इस नारी का पर्यायवाची और दामिनी क्या होता है, यहाँ जो किसका, विद्युत का पर्यायवाची अर्थात बिजली का पर्यायवाची।
या चंचला शब्द आपने जाना कि चंचला शब्द बिजली का भी पर्यायवाची होता है। और ये ध्यान रखिएगा जीभ का भी पर्यायवाची क्या होता है, चंचला होता है। आपको पिछली क्लास में डिस्कस ही किया गया था। आप यहाँ से डाउट एक बार क्लियर कर लीजिए। जो चंचला शब्द है, चंचला मतलब बिजली भी होता है, और चंचला किसका और पर्यायवाची होता है, जीभ का भी पर्यायवाची चंचला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन छूट रहा था। तो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तलवार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। अब आपको बताना है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विपुला शब्द क्या है, वसुधा का पर्यायवाची है। विपुला शब्द किसका, वसुधा का पर्यायवाची है। अभी आपने जाना कि जो सरवरी है किसका पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची है। सरवरी किसका पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची है। एक बार वसुधा अर्थात धरती, धरती शब्द का जो है इसका पर्यायवाची डिस्कस कर लें। भू भूमि धरा धरती, धरित्री वसुधा हो गया, वसुंधरा धरणी धापती पृथ्वी हो गया, अवनी हो गया, और क्या होता है उर्वी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो वसुधा के पर्यायवाची हैं। और सरवरी किसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा रात्रि का पर्यायवाची है। और पायस्विनी किसका पर्यायवाची है, तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है, पायस्विनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन जो शब्द है किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अग्नि का पर्यायवाची हुतासन होता है। आइए एक बार रिपीट करें, हुतासन अर्थात अग्नि अर्थात आग का पर्यायवाची। आग का पर्यायवाची आप जानते हैं, आग, अनल, पावक हो गया, ज्वाला, दहन, वह वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और हुतासन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो हुतासन के अर्थात अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। अर्थात चंचरीक शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भ्रमर शब्द जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है। तो एक बार रिपीट की, जो भ्रमर शब्द का देख लें पर्यायवाची, इसकी व्याख्या से मिलिंद हो गया, द्विरेफ हो गया, अली षटपद, मधुकर, मिलिंद, द्विरेफ, अल, षटपद, मधुकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो भ्रमर अर्थात चंचरीक के पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। लगभग 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। किसके किसके, तो विलोम शब्द हो गया, वाक्यवर्तनी शुद्ध, विशेष एवं विशेषण, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द आपके साथ लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हुई है, ध्यान रखिएगा। अब हर दिन आपको फ्राइडे अर्थात शुक्रवार को आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना और उसके साथ उसकी व्याख्या आपको दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि कैसा आपको लगा यह सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।